तो देखिए, आम जनता पर ईरान जंग की पहली मार देखने को मिल रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है और आज से ही एलपीजी की बढ़ी हुई जो कीमतें हैं वो लागू हो जाएंगी। दिल्ली में देखिए 913 रुपए घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है वो पहुंच चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इसके भी दाम बढ़ गए हैं, 115 रुपए बढ़े हैं। सरकार रिफाइनरियों को दे चुकी है एलपीजी उत्पाद बढ़ाने का आदेश। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है उसके बाद अब इधर इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो आज से लागू हो जाएंगी। बताते चलें आपको, देश भर में जो 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देखिए पहले क्या कीमत थी और अब क्या हो गई है वो आप देख पा रहे हैं। 853 रुपए पहले कीमत थी, 913 रुपए अब हो गई है। वहीं कमर्शियल की बात कर लें तो 1768 रुपए पहले इसकी कीमत थी, लेकिन अब रेट बढ़ने के बाद 115 रुपए रेट जब बढ़ गए हैं तो वो भी काफी बढ़े हैं। 853 रुपए पहले गैस थी रसोई, वो बढ़ गए दाम 1883 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर की दाम अब हो चुके हैं दाम बढ़ने के बाद। तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि गैस सिलेंडर बढ़ने से बाजारों में इसकी कीमत जो है रेट बढ़े हुए मिलेंगे आपको। धनबाद पुलिस 141 करोड़ की ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में नामजद आरोपी राखी अग्रवाल को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अहमदाबाद के रहने वाले नारायणी को प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। करोड़ों के गबन मामले में 2 आरोपी पहले से गुजरात के जेल में बंद हैं, जबकि 4 आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। मैंने 5,85,00,000 रुपया दिया उसको और उसके साथ में बात हुआ एक सर्टन डेट तक वो मेरा पैसा वापस कर देगा और जो व्यापार का जो नियम होता है कंपनी लॉ के हिसाब से उसका हमको वो अलग से दे देगा। लेकिन उसने इस बीच उसने गुजरात में मेरे साथ मैंने एक वसल उसकी दुबई की कंपनी को 89 करोड़ का बेचा था। उसके अंदर में वो 89 करोड़ उसने मेरे साथ घपला किया और वो 89 करोड़ रुपया में जो पेमेंट आया वो अपने दूसरे अकाउंट में ले गया, मेरे अकाउंट में नहीं दिया, जिसके चलते गुजरात में एक केस हुआ जिसमें संजय अग्रवाल, सचिन अग्रवाल पिछले 5.5 महीने से गांधीधाम की जेल में है। बच्चा चोरी की अफवाह और उसको लेकर बेगुनाह लोगों की पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भोजपुर में अभी तक बच्चा चोरी का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन गुम हुए एक युवक की खबर जरूर सामने आई है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक से युवक के परिजन ने बरामदगी की गुहार लगाई है। बता दें कि पिछले दिनों उस युवक को बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर पीटा था और उसी के बाद पुलिस को उसको सौंप दिया था। पुलिस उसे मुफस्सिल थाना लेकर गई, लेकिन अभी से वो युवक अपने घर नहीं पहुंचा है, जिससे उसके परिजन परेशान है। युवक के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उसको पकड़ के चोर है। हमारा लड़का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था, बुधवा गांव में वहाँ मिला है, गांव वाला उसको मारा पीटा, उसको 112 के सौंप दिया बच्चा चोर कह के। अकेले जान कहा हमारा बच्चा चल गया, बहुत तबाह है। देख बच्चा चोरी की अफवाह एवं लोगों की उसके नाम पर पिटाई को लेकर के भोजपुर जिले में अभी तक तो कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर के भोजपुर जिला पुलिस के द्वारा तमाम जिलेवासियों को पुलिस अधीक्षक की ओर से सतर्क किया जा रहा है, ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके और सीधे तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात कही जा रही है। लेकिन एक बार फिर से भोजपुर जिले से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है, जहाँ की मुफस्सिल थाना क्षेत्र से रोहतास जिले के एक युवक जो कि विक्षिप्त बताया जा रहा है, उसके परिवार वाले यहाँ पहुँचे थे और उन लोगों ने बच्चे को लेकर के पुलिस अधीक्षक भोजपुर से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बच्चा चोरी के नाम पर उसके बच्चे को यहाँ लोगों ने जम कर के पिटाई की, उसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अभी भी उसका पता नहीं चल पाया है और पिता के आंखों में बह रहे आंसू इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उसके जो पुत्र की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा गया था वो अभी तक घर नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर के परिजन किसी अनहोनी को लेकर के परेशान हैं और उन लोगों ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक से मिलकर के बच्चे की बरामदगी की गुहार लगाई है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।
गोपालगंज में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मधुसूदन मिश्रा पर बदमाशों ने लूटपाट के दौरान जानलेवा हमला कर दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर चाकू से 9 वार कर गंभीर रूप से घायल किया। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव के पास की है। घायल वकील को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। अधिवक्ता संघ ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जा रहे थे, गांव जा रहे थे, उसी क्रम में कुछ लोगों ने इनको घेर करके और चाकू से और पिस्टल के बट से प्रहार किया और प्रहार करने के बाद से गिर गए। से असल्ट किया गया है। उन पर रिपीटेड लगभग 9 बार चाकू से वार किया गया है। उनका सामान छीन लिया गया है और ये घटना बहुत ही दुखद है। इसमें हम लोग मांग करेंगे कि दोषी अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अब बात करते हैं उस हादसे की जिन्हें एक झटके में कई परिवार की खुशियां तबाह कर दी। कडेगा घाटी में हुए इस हादसे ने फिर डरावना सबक दिलाया है। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही एक यात्री बस जो है वो पलट गई और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग की जो है वहां पर मौत हो गई है और बताते चले कई लोग घायल भी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। पलटी हुई बस, चारों तरफ मची अफरा तफरी। ये तस्वीरें हैं सिमडेगा में झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर की, जहां एक हादसे ने कई परिवार की खुशियां छीन ली। कई लोग काल की गाल में समा गए। कुछ घंटे पहले ही घर से निकले थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये इनका आखिरी सफर होगा। यह है करडेगा घाटी का वो इलाका जहां बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। दरअसल अनमोल बस सिमडेगा के कुरडेग से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही थी। सुबह करीब 9:45 पर जशपुर जिले के कडेगा चौकी इलाके में गोड़ा अम्बा गांव के पास ढलान के दौरान बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। बस में सवार एक यात्री ने ड्राइवर से रुकने को कहा, लेकिन ब्रेक फेल होने के चलते बस नहीं रुकी और कुछ ही देर बाद बेकाबू बस सड़क किनारे सुरेंद्र साय के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास से टकराकर पलट गई। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए आगे आए, प्रशासन को सूचना दी और घायलों को निकालने की कोशिश की। बाद में जेसीबी की मदद से पलटी हुई बस को उठाया गया और फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने 3 एम्बुलेंस मौके पर भेजी। घायलों को तुरंत कुनकुरी अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तो करडेगा घाटी का ये हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। 5 लोगों की जान चली गई, कई की हालत गंभीर है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक ऐसी खतरनाक सड़कों पर यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। बिहार में जातीय हिंसा के दौर में रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा ने यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। आकांक्षा ने यूपीएससी में 301वां स्थान हासिल किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेहरे पर गुलाल, माथे पर टीका और मुंह में मिठाई और गौरव का भाव। ये तस्वीर है आकांक्षा सिंह की। रणवीर सेना के सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और इंदु भूषण सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी क्रैक किया है। आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी में 301वां स्थान हासिल किया है। आकांक्षा की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। सभी आकांक्षा को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें दूसरा अटेम्प्ट। तो इसमें लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा। जी पता था रिजल्ट तो आ जाएगा। कितना मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ाई कर पाती थी? 8 से 10 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। 8 से 10 घंटे। मैं थोड़ा भी निराश होती थी तो रोज मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा अगली बार हो जाएगा। क्या लग रहा था कि बेटी हाँ बन जाएगी? अच्छा विश्वास था। कैसे आप इसको मतलब मदद करती थी पढ़ाई में? मैं हरदम बोलती थी बेटा तुम पढ़ो, कुछ करो नहीं लेकिन पढ़ो तुम। से ही ब्रिलियंट माइंड के थी और मैथ में 100 पिताजी के बाद यही लाने वाली थी। अच्छा 100 में 100। आकांक्षा के दादा स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया की इच्छा थी कि उनके परिवार में कोई सदस्य यूपीएससी की परीक्षा जरूर पास करे। अब उनकी पोती ने उनकी इच्छा को पूरा किया।
आरा के हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय से इंग्लिश प्रतिष्ठा की परीक्षा में पास करने के बाद आकांक्षा ने 2022 से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। आकांक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा में जाना चाहती है। जातीय हिंसा के दौर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना बनाया था। आकांक्षा उसी परिवार से आती है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने अब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में कमाल कर अपने परिवार और आरा का नाम रोशन किया है। न्यूज 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के डिवर गांव के इशित्वा आनंद ने यूपीएससी के परीक्षा में सफलता हासिल की है। यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 50वां स्थान पाने वाले इशित्वा आनंद के गांव पर यहां पर लोग जो है काफी ज्यादा बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं गांव में। हालांकि अभी वो दिल्ली में हैं और इशित्वा के माता पिता मुगल सराय के माता दरोगा हैं, पिता प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। पंडारक प्रखंड के डिवर में दादा और दादी रहते हैं, जिनको बधाई देने गांव वाले पहुंच रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा में 50वां रैंक लाने पर गांव में खुशी की लहर। ये ब्लैक टी शर्ट में जो है कहना है कि सभी लोग इसी तरह प्रयास करते रहें जिस तरह इशित आनंद किए हैं। और मुझे शिक्षा में बहुत ही प्रेम है। मैं 2010 में ही रिटायर किया हूँ। लखीसराय जिला के सबसे मुख्य डाकर के हेड से रिटायर किया हूँ और आज तक जो है तो 2010 से आज 25-26 हो रहा है। मैं शिक्षा के प्रति मुझे बहुत प्रेम है। दानापुर के कुर्शी मोहम्मदपुर इलाके की बेटी प्रिया कुमारी ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्रिया ने अपने 5वें और अंतिम प्रयास में 232वां रैंक हासिल किया है। उनके इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। प्रिया ने प्रारंभिक पढ़ाई दानापुर से की, 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से पास की, फिर पटना विमेंस कॉलेज से स्नातक किया, फिर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। प्रिया ने 5वें प्रयास में सफलता हासिल की। प्रिया की मां शिक्षिका है और पिता रेलवे में टेक्नीशियन है। दानापुर के कुर्शी मोहम्मदपुर की बेटी प्रिया कुमारी ने यूपीएससी में परचम लहराया। इस इलाके में ये पहली बेटी है जिसने यूपीएससी क्रैक किया है और अब पूरे जवार को खुशी दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं उससे, क्या नाम है और कैसे आपने क्रैक किया ये? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जॉब करती हूँ और मैंने उसके साथ ही अपनी यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी दिए हैं। एंड इस अटेम्प्ट में पहली बार मेरा मेंस क्लियर हुआ था, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ एंड इंटरव्यू क्रैक हुआ। एंड आप सब देख रहे हैं कि मैंने 232 रैंक इस बार प्राप्त किया है। क्या मिलेगा? Hopefully I should get IPS, but depending upon the services as DOPT gives it, it will take 1.5 months more, but I will get IPS or either IRS. मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ। मैं हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को मैं छोड़ती नहीं हूँ जब तक मैं उसको क्रैक ना कर लूँ। आपको ये श्रेय दे रही है, किस तरह से पढ़ाई करती थी? बहुत मेहनत करती थी सर। मैंने हमेशा इसको भीड़ में खड़ा किया, हमेशा आगे आकर के मेरे को वो सलाम करती थी, मम्मी मैं यहाँ। मैंने शिक्षा को हमेशा बहुत ऊंचा स्थान दिया है। अपने इनकम का 90% मैंने शिक्षा पर खर्च किया है और शिक्षा देने के लिए ही मैं घर से खगोल में गया और वहाँ 13 साल रहे। इस सबको शुरू से कंप्यूटर हो, अच्छे स्कूल कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, अच्छी फीस, भारी फीस मैंने दी है। फिर दिल्ली भेजा, दिल्ली में लगभग 9 साल 10 साल से यहाँ का पढ़ाई कर रही है। मुझे विश्वास था कि मुखर्जी नगर में जितना कोचिंग सेंटर है और जैसा वहाँ सर्किल है, एक दिन ही जरूर अच्छा करेगी। से थे, इसको तबराक भी चलाए हैं, इसको पढ़ाई लिखाए बड़ा अच्छा से। 8-10 दिन के बाद टेंस याद करवा दिए, ट्रांसलेशन वगैरह मुँह जवानी बोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी को। यानी कि बेटी को पढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा ही आएगा। यानी कि प्रिया जिस तरह से यूपीएससी क्रैक की, आपकी बेटी भी उस तरह से क्रैक कर सकती है। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। समस्तीपुर जिले का नाम एक बार फिर से देश भर में शुमार हो गया है। देखिए, मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के राजाजान गांव निवासी प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार सिंह और अनुराधा राजपूत के पुत्र अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। पहली बार में ही 102वां रैंक लाकर जिले को गौरवान्वित किया है। अभिषेक चौहान बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। शुरुआती पढ़ाई हाजीपुर में यहाँ पर अक्षरा स्कूल से शुरू की। अभिषेक ने एमटेक पूरा करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट बनकर जिले का नाम रोशन किया था। अब यूपीएससी में 102 रैंक उनको मिली है। वहीं अभिषेक चौहान के पिता प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने ये भी नालंदा विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं। थोड़ा सा इसको फीलिंग तो ऐसा कोई रिलीफ वाला फीलिंग है।
ये बहुत परेशान करके रखे हुए थे 2-3 दिन से। तो खुशी तो ठीक है, मतलब रिलीफ ही है ज़्यादा। यूपीएससी की परीक्षा में नवादा के रवि राज ने कमाल कर दिया। रवि ने 20वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। दृष्टिबाधित रविराज पिछली बार भी यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और उस वक्त उनकी रैंक 182वीं थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुके और अब अपनी मेहनत से 20 रैंक लाकर एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है। रविराज की कहानी काफी प्रेरणादायक है। आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आगे बढ़ते रहे। उनकी इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी है। और वहीं देखिए यूपीएससी परीक्षा में किशनगंज की बेटी ने भी कमाल किया है। जूही दास ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जूही ने यूपीएससी में 649वां रैंक हासिल किया है और उनकी इस सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। जूही की इस उपलब्धि पर परिजनों ने उन्हें बधाई दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। God will always bless you. Best wishes for you. You are such an inspiration for me. Your parents are blessed to have you. You are the best. Love you. God will always bless you. Best wishes for you. Juhi Api. Joyful, unique, honest. I love you. Thank you. मैं बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ अभी एंड लॉट्स ऑफ थैंक टू गॉड कि हमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये मेरा 4th अटेम्प्ट एंड 3rd इंटरव्यू था, तो उस लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी कुछ देर पहले ही रिजल्ट आया है, जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द इमोशनल क्लाउडिंग विच इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ। ये बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी का माहौल है घर में, और लेकिन आज उसके पापा रहते तो और भी अच्छा माहौल बनता। और उसके बावजूद भी हमारे सारे रिलेटिव्स, उनके सारे फ्रेंड्स और जो उनको बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट करते थे वो भी हमारे साथ हैं। जमुई के बिचकोड़वा गांव के रहने वाले मुकेश वर्णवाल ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 465वां रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। मुकेश वर्णवाल के पिता राजकुमार वर्णवाल दवा के दुकानदार हैं। मुकेश ने यह कामयाबी अपने चौथे प्रयास में हासिल किया है। मुकेश वर्णवाल की सफलता पर गांव के लोगों में खुशी की लहर है। मुकेश ने अपनी कामयाबी का श्रेय पिता को दिया है। मैं तो सोच रहा था कोई सा भी रैंक आए, बस लिस्ट पे नाम आ जाए। जब मैंने अपना नाम देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था, पहले मुझे भैया ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि ये सेकेंड लास्ट प्रयास है मेरा, लास्ट से सेकेंड प्रयास है मेरा। मैंने बहुत इसके लिए प्रयास किया हुआ है, इसके मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिया हुआ था, बट अब लिस्ट में नाम आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रांची में करीब 100 करोड़ की लागत से बन रहे सीएम हाउस पर झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने और फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस ने सीएम आवास को निजी आवास मानने से इनकार करते हुए हर मुख्यमंत्री के लिए कॉमन निर्माण की बात कही है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के लिए बन रहे नए आवास पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक तरफ जनता बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर शीश महल बनाया जा रहा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर अरविंद केजरीवाल की राह पर चलने का आरोप लगाया। जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। एक नजर डालते हैं सीएम के लिए बन रहे नए आवास पर। जानकारी के मुताबिक करीब 47 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी खर्च मिलाकर 69 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इसमें 2 करोड़ का फाउंटेन लगेगा, साथ ही 2 करोड़ 63 लाख की लागत से गार्डन भी बनाया जाएगा। इस सीएम हाउस में स्विमिंग पूल के साथ दूसरी सभी सुविधा भी मौजूद रहेगी। भवन निर्माण विभाग में सामान्य तौर पर 25 से 30% लागत में इजाफा होता है। ऐसे में प्रोजेक्ट के 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की होने की संभावना है। बीजेपी ने इसके साथ ही पूछा है कि जब स्मार्ट सिटी इलाके में नया राजभवन और मुख्यमंत्री आवास बनाया जाएगा, तब ऐसे में जनता के पैसे की फिजूल खर्ची क्यों? जहां पहले से मंत्री, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, विधायक, विधानसभा, हाईकोर्ट सब चीज बनी हुई, तो जब अल्टीमेटली विधानसभा के आसपास ही मुख्यमंत्री आवास और राजभवन को कालांतर में बनना है आने वाले समय में,
जब उसको बनना है तो फिर 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी क्यों अपने लिए खुद बनवा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री का आवास का निर्माण कराया जा रहा है। आदिवासी और मूलवासी की बात हमेशा हेमंत सोरेन करते हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लागत से जो आवास का निर्माण कराया जा रहा है, क्या जरूरी है? बीजेपी के वार पर पलटवार करने का जिम्मा उठाया कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी नेताओं के अल्प ज्ञान पर सवाल उठाए और इसे सीएम का निजी आवास की जगह मुख्यमंत्री आवास बताया, जिसमें भविष्य में बनने वाले सभी मुख्यमंत्री निवास करेंगे। मुख्यमंत्री आवास एक डेजिग्नेटेड आवास होता है जिसमें राज्य का मुखिया होता है। रघुवर दास जी के समय में विधानसभा का निर्माण हुआ, रघुवर दास जी ने अपने लिए उसका निर्माण करवाया था क्या, या राज्य के विधायकों के लिए करवाया था? झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए 100 करोड़ की लागत से बन रहा नया सीएम आवास निर्माण से पहले ही चर्चा में आ गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद हेरिटेज बिल्डिंग को ध्वस्त कर नए निर्माण पर बीजेपी हमलावर है। साथ ही फिजूल खर्ची का भी आरोप लगा रही है, जिसे लेकर सियासत गरमाने के भी आसार दिख रहे हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में 2 राज्यसभा की सीट को लेकर दावेदारी और सियासी दंगल का दौर जारी है। महागठबंधन में जेएमएम ने दोनों सीट पर दावेदारी जताई है, जबकि कांग्रेस ने भी एक सीट की इच्छा जताते हुए मिल बैठकर फैसला लेने की बात कही है। इधर बीजेपी ने गठबंधन में तालमेल को लेकर तंज भी कसा है। राज्यसभा की 2 सीटों का दंगल, दावेदारी को लेकर गरमाई सियासत। जेएमएम ने दोनों सीट पर ठोकी दावेदारी कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए। कांग्रेस का दावा, मिलकर लेंगे फैसला। गठबंधन में तालमेल पर बीजेपी का तंज। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। झारखंड में इस साल जून में खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीट को लेकर सियासत गरमा गई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली है, जबकि बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून महीने में समाप्त हो रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर दावेदारी का दौर जारी है। जेएमएम ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी और साफ कहा कि सीएम हेमंत सोरेन सहयोगी दलों को मना लेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी जताते हुए मिल बैठकर फैसला लेने की बात कही है। करता होने के नाते मेरी तो भावनाएं हैं कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए और 2 व्यक्ति हमारे पार्टी फोल्डर के वो राज्यसभा उच्च सदन में जाएं, झारखंड की आवाज बने, और उसकी आवश्यकता भी है। बखूबी हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इस जिम्मेवारी को निभाएंगे, वो सहयोगी दलों को सहमत करेंगे। कांग्रेस के पास भी 16 विधायक का जो है समर्थन है, तो ऐसे में ये बातें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। जहां तक दावा के प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी का भी इस पर दावा बनता है। कांग्रेस की ओर से जताई जा रही दावेदारी पर बीजेपी ने चुटकी ली और दावा किया कि गठबंधन में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। साथ ही संख्या बल का आकलन करने के बाद पार्टी की दावेदारी पर फैसले की बात कही है। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। जितने बड़े फैसले हुए हैं सरकार के, सब वही लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। तो और पिछली बार भी जब कांग्रेस अपने केंद्रीय नेता को राज्यसभा भेजने की बात करा था तो इन्होंने महुआ मांझी की उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। तो यहाँ तो वही होगा जो जेएमएम चाहेगा। हाँ, लेकिन हमारे एनडीए में विचार विमर्श होगा, हम अपनी संख्या का आकलन करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जैसा पार्टी का निर्णय होगा वैसा होगा। माना जा रहा है कि 2 सीटों का दंगल झारखंड की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में अनदेखी से जेएमएम नाराज था, जिसके बाद कांग्रेस से दूरी की खबरें आई और अब राज्यसभा की 2 सीट पर कांग्रेस के दावे को दरकिनार कर अगर जेएमएम अपना प्रत्याशी उतारता है तो शायद कांग्रेस के साथ बिहार चुनाव को लेकर मनभेद तक भी पहुँच सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गुणागणित कर 2 सीट के लिए दावेदारी की तस्वीर क्या कुछ उभर कर सामने आती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।